प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हंस और उल्लू। एक जंगल में बहुत गहरी नदी थी और उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अब बरगद के पेड़ के पास एक हंस रहता था। वह हंस बहुत ही खुशी से खाते पीते मस्त मौला उस नदी के पास रहता था। दिन भर नदी में तैरता, पेड़ पर बैठता, आकाश में उड़ता और वापस अपनी जगह पर अपने घर में वापस आ जाता। इसी तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भटकता हुआ एक उल्लू वहां पर आ गया। अब जब हंस ने उस उल्लू को वहां देखा तो हंस ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे आ गए? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो। अब उल्लू ने कहा, तुमने सही कहा, मैं इस जंगल में आज ही आया हूँ। मैं इस जंगल में भटक गया था और अचानक मुझे यह विशाल पेड़ दिखा तो मैं इस पर आराम के लिए बैठ गया। तुम कौन हो और इतने सुंदर? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वह उल्लू उस हंस की प्रशंसा करने लगा। अब हंस ने उस उल्लू को बताया कि मैं बहुत समय से इस वृक्ष के नीचे इस नदी के पास रहता हूँ। और तुम? तो उस उल्लू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं। मैं वही तलाश रहा हूँ कि कोई ऐसा पेड़ दिखे जिस पे मैं आराम से रह सकूं। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो हंस ने कहा, देखो, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन गर्मियाँ पड़ने पर यहाँ पर बहुत अधिक सूखा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा समय तक नहीं ठहर सकता। तो मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और रैन बसेरा बना लो, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ने पर कोई भी पक्षी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। अब उस उल्लू को कोई और जगह पसंद भी नहीं थी। उसे लगा, यह हंस मेरा मित्र बन जाएगा और हम दोनों मिलकर यहाँ रह लेंगे। लेकिन क्या करता बेचारा, उस हंस के कहने पर रुक भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसे वह बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगा। तो उल्लू ने हंस से कहा, मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, मैं तो यहीं रहूँगा। तो हंस ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम यहाँ रह सकते हो और मुझे भी एक मित्र मिल जाएगा। यह कहकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई और दोनों बहुत खुशी खुशी उस पेड़ के नीचे दोनों मस्त मौला होकर रहने लगे। अब अचानक वही दिन नजदीक आ गए जब उस जंगल में सूखा पड़ जाता था। अब जब वह गर्मियों के दिन आए तो बहुत अधिक सूखा पड़ जाने की वजह से उल्लू वहां पर रह नहीं पा रहा था। अब उल्लू को लगा, अगर मैं यहाँ अधिक दिन रहा तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। तो हंस ने कहा, देखो, मेरी सलाह मानो तो तुम वापस अपने उसी जंगल में चले जाओ। यहाँ पर अधिक सूखा पड़ने की वजह से तुम नहीं रह पाओगे। उल्लू ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब उल्लू ने हंस की बात मानी और वापस अपने जंगल की तरफ चल दिया। लेकिन उसे हंस से बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत मन उदास था उस उल्लू का। लेकिन दोनों ने बस यही कहा कि हम दोनों एक दूसरे से मिलने आएंगे। लेकिन हंस भी बहुत उदास हो गया था उल्लू के बिना। अब हंस का बिल्कुल भी उस जंगल में मन नहीं लगता था। हर वक्त उदास उस उल्लू के बारे में ही सोचता रहता था कि मेरा दोस्त इस वक्त क्या कर रहा होगा और वह मुझे याद भी करता होगा या नहीं। और यही उल्लू सोचता था कि वह हंस मुझे याद करता होगा या नहीं। अब एक दिन हंस ने उल्लू से मिलने का सोचा कि बहुत दिन बीत चुके हैं, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ।
अब यही सोचकर हंस ने उड़ान भरी और उल्लू के घर की तरफ हो लिया। जब वह उल्लू के जंगल में पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और वह उल्लू को पुकारने के लिए जंगल में चिल्लाने लगा। और जैसे ही उल्लू ने अपने मित्र की आवाज़ सुनी तो उसने हंस की आवाज़ पहचान ली और वह उड़ता हुआ भागता हुआ अपने दोस्त की तरफ गया और बोला, मित्र, तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए? हंस ने कहा, हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, तो सोचा अपने दोस्त से मिल कर आऊं। तो उल्लू बहुत ही प्यार से अपने दोस्त से मिलने लगा और गले लगाकर उसका स्वागत किया। अब फिर उल्लू उसको अपने पेड़ पर लेके आया और बोला, देखो, बहुत रात हो चुकी है, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम सुबह उठकर बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। तो हंस ने भी कहा, तुम सही कह रहे हो, रात काफी हो चुकी है, हमें अब आराम करना चाहिए। तभी उस जंगल में अचानक शिकारी आ गए और शिकारी ठीक उसी जगह और उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर उल्लू और हंस बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे शिकारी आकर ठहर गए और कुछ वार्तालाप करने लगे। जब उल्लू ने देखा कि यह तो जंगल में शिकारी आ चुके हैं और इन पक्षियों को पकड़कर ले जाएंगे और मेरा मित्र भी अभी यहीं है, कहीं यह ना हो कि वह इन सबके साथ साथ मेरे मित्र को भी जाल में फंसा कर ले जाए। मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों, आप सबको मालूम है कि उल्लू को रात के समय दिखाई देता है और किसी भी पक्षी को रात के समय नहीं दिखाई देता। फिर उल्लू ने मौके का फायदा उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद मेरी ध्वनि सुनकर सभी पक्षी सावधान हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। और जैसे ही शिकारियों ने उस उल्लू की चिल्लाहट सुनी तो उन्हें लगा कि यह हमारे काम में बाधा करेगा और यह सब पक्षियों को उठा देगा और इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। उनमें से ही एक शिकारी ने अपने कमान में से तीर निकाला और उस उल्लू के ऊपर साध दिया। जैसे ही शिकारी ने तीर को उस उल्लू की तरफ छोड़ा, अब उल्लू को तो रात को सब दिखता था। उल्लू ने झटपट से हंस को दबोचा और पीछे कर लिया कि कहीं यह तीर मेरे दोस्त को ना लग जाए, और दोनों बहुत ही सावधानी से बच गए। अब जब यह सब कुछ हंस ने देखा तो उसने उल्लू को झट से गले लगा लिया और कहा, मित्र, आज तुमने मेरी रक्षा कर ली। शायद मैं इन शिकारियों के तीर से मर जाता, लेकिन तुमने आज अपना दोस्ती का फर्ज निभा लिया। और उस उल्लू ने शिकारियों से सभी जंगल के पक्षियों को, जानवरों को और अपने दोस्त को बचा लिया। देखा बच्चों, मित्रता हो तो ऐसी जैसे हंस और उल्लू की थी, क्योंकि उल्लू को हंस से बहुत अधिक प्यार था और इसीलिए उसने अपनी मित्रता निभाई और हंस की जान बचा ली। और बच्चों, यही सच्ची मित्रता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार गोलगप्पे वाला। गुरदासपुर एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में चंदू नाम का एक गोलगप्पे बेचने वाला रहा करता था। चंदू बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता और सुबह ही वह गोलगप्पे बनाने का सामान इकट्ठा करके सभी सामान से वह गोलगप्पे बनाया करता था। और सुबह होते ही वह गोलगप्पे बेचने के लिए निकल जाता और पूरे शहर में गोलगप्पे बेचकर शाम को अपने घर वापस लौट आता था। कई बार तो चंदू को आते आते रात भी हो जाती थी। अब चंदू का रोज का यही रूटीन था, सुबह जाना और शाम को वापस घर आना। एक दिन चंदू गोलगप्पे बेचकर घर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई, क्योंकि उस दिन रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ थी। अब बेचारा चंदू धीरे धीरे साइकिल चलाते चलाते थक गया और आराम से उतरकर साइकिल पर चलता हुआ टहलता हुआ आने लगा। अब जब वह घर की ओर आ रहा था तो उसे कुछ लोग भागते हुए नजर आए। अब वह लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे
कि चंदू के पास से कब निकलकर वह दूसरी गली में चले गए उसे पता भी नहीं चला। अब चंदू देखता रहा, अरे यह लोग कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ निकल गए। तभी चंदू की निगाह एक सूटकेस पर पड़ी। उसने देखा, अरे यह बीच सड़क में सूटकेस किसका छूट गया। यहाँ तो कोई आसपास दिखाई भी नहीं पड़ रहा। लगता है कोई इसे यहाँ भूल गया है। अब चंदू ने उसे उठाकर अपनी साइकिल पे रख लिया और सोचा कि सुबह होते ही गांव के जमींदार को यह मैं पकड़ा दूंगा और हो सकता है कोई इसे यहाँ भूल गया हो, तो सुबह मैं जमींदार जी को यह थमा दूंगा कि जिसका भी होगा वह उनसे ले ले। अब यह सोचते हुए चंदू घर की ओर बढ़ गया। अब चंदू जैसे ही थका हारा घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसके हाथ में यह सूटकेस देखा तो उसकी पत्नी बोली, अरे सुनिए, ये सूटकेस किसका है और आप इसे साइकिल पे रखकर क्यों ला रहे हैं। अब चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा मुझे सांस तो लेने दो, फिर बताता हूँ, जरा आराम करने दो, फिर तुम्हें समझाता हूँ कि यह सूटकेस किसका है। अब थोड़ा हाथ मुंह धोकर चंदू जब अपने कमरे में आया तो चंदू ने अपनी पत्नी को बताया कि यह एक सड़क पर अंधेरे में मुझे यह सूटकेस मिला, लगता है किसी राहगीर का छूट गया होगा। हम इसे सुबह जमींदार जी को थमा देंगे, हो सकता है कोई गलती से इसे भूल गया होगा, बेचारा कितना ढूंढ रहा होगा अपना यह सूटकेस। अब चंदू की पत्नी ने कहा, क्या तुमने इसे खोलकर देखा, इसमें क्या है। चंदू ने उसे कहा, अरे भाग्यवान, तुम्हें इसका क्या करना है, छोड़ो ना, तुम इसे क्यों खोलोगी, यह किसी की गैर अमानत है और हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। इसे जमींदार जी अपने आप खोल कर देख लेंगे कि इसमें क्या है। लेकिन चंदू की पत्नी को तो उत्सुकता हो रही थी कि इस सूटकेस में पता नहीं क्या होगा, तो हमें यह जरूर खोल कर देख लेना चाहिए। अब वह अपने पति चंदू से बोली, देखिए, आपको इसे खोलना ही पड़ेगा, पता नहीं इसके अंदर क्या हो, हमें क्या पता, हमें तो इसको देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये रात भर हमारे घर में रहेगा। अब चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। अब चंदू जब सोने के लिए गया तो उसकी पत्नी ने वह सूटकेस खोल कर देखा। अब वह जैसे ही सूटकेस खोला, अरे यह क्या, उस सूटकेस में तो हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसकी पत्नी यह सब देखकर हैरान हो गई और वह भागते हुए चंदू के पास गई और बोली, अरे सुनते हो, जरा इस सूटकेस को देखो, इसमें तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। चंदू ने कहा, क्या बोल रही हो, हीरे जवाहरात। हाँ देखो, इस सूटकेस में खूब सारे हीरे जवाहरात हैं। तो चंदू ने कहा, ठीक है, तुम इसे बंद कर दो, हम इसे सुबह जमींदार जी को थमा देंगे। अब चंदू की पत्नी उसे बोली, जमींदार को, तुम पागल हो गए हो क्या, रोज सुबह उठकर गोलगप्पे बनाते हो, फिर पूरे शहर में बेच कर आते हो, कितनी मजदूरी करते हो तुम, तुम्हें यह नहीं पता कि यह हीरे जवाहरात हमारी जिंदगी बदल देंगे, तुम्हें यह गोलगप्पे भी बेचने नहीं पड़ेंगे, हम इस गांव के राजा हो जाएंगे, तुम पागल हो गए हो जो इसे जमींदार को वापस करोगे। अब चंदू ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी, वह तो जिद में थी कि हम यह सूटकेस जमींदार जी को वापस नहीं करेंगे। अब चंदू ने यह सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं इससे लड़ता झगड़ता हूँ तो यह भी रूठ जाएगी, कोई बात नहीं, इसे जैसा ठीक लगता है वह करे। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, लेकिन मैं अपने गोलगप्पे का काम बंद नहीं करूँगा, तुम्हें जो लगता है तुम वही करो, लेकिन मैं रोजाना गोलगप्पे बनाऊंगा और शहर भर में बेच कर आऊंगा। अब चंदू की पत्नी भी इस बात को मान गई और चंदू फिर वही रोजाना गोलगप्पे बनाता और पूरे शहर में बेच कर आता था। अब चंदू की पत्नी ने भी उस सूटकेस में से कुछ हीरे निकाले और शहर में बेच आई, और शहर में बेचने से कितने सारे पैसे उसकी पत्नी को मिले। फिर उसने वहां से अपना घर छोड़कर एक बड़े घर में शिफ्ट कर लिया।
अब चंदू का तो बहुत बड़ा घर हो गया था, लेकिन फिर भी चंदू रोजाना गोलगप्पे बेचने जाया करता था। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि चंदू एकदम अमीर हो गया। क्या बात है, कौन सा खजाना मिल गया है चंदू को, लेकिन यह तो रोजाना गोलगप्पे ही बेचा करता है। लेकिन लोग थोड़ा सा भौचक्के थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि चंदू ने गोलगप्पे बेचकर कैसे पैसे कमा लिए। एक दिन जमींदार के पास एक औरत रोते रोते आई और बोली, जमींदार जी, मेरे घर में चोरी हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हीरे जवाहरात का सूटकेस कहाँ खो गया। लगता है वह चोर उठा कर ले गए। मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। आप देखिए ना, मेरी मदद कीजिए ना। अब जब वह औरत तेज तेज रोने लगी तो जमींदार जी ने उसे समझाया, देखो तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम अभी घर चली जाओ और अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अब जमींदार जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे और यह कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, तुम गांव भर में पूछताछ करके आओ, कहीं किसी को कोई सूटकेस तो नहीं मिला, क्योंकि यह औरत बहुत ज्यादा परेशान है और हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जब यह सब कुछ जमींदार जी के नौकरों ने बात सुनी तो उन्होंने जमींदार के पास आकर कहा, जमींदार जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अवश्य मुझे बता सकते हो। तो उनके नौकरों ने एक बात बताई कि जमींदार जी, चंदू गोलगप्पे बेचने वाला अचानक से अमीर हो गया है, इसमें तो कोई झोलझाल है। अब जमींदार जी ने जब यह सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कब हुआ। उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले चंदू का एक छोटा सा मकान था और चंदू बहुत ही गरीब था, लेकिन आज चंदू का बहुत बड़ा मकान है और चंदू अब अमीर हो गया है। जब जमींदार जी ने यह सब कुछ सुना तो उन्होंने कहा, तुम जल्द ही जाओ और चंदू और उसकी पत्नी को यहाँ बुला कर लाओ। अब जमींदार जी के यहाँ से जब चंदू को बुलावा भेजा गया तो चंदू अपनी पत्नी सहित वहाँ पर आया और जमींदार जी ने चंदू को कहा, चंदू, तुम क्या कामकाज करते हो? तो चंदू ने कहा, जमींदार जी, मैं तो हमेशा की तरह ही गोलगप्पे बेचता रहा हूँ और मेरा यही रोजगार है। तो जमींदार जी ने कहा, तो फिर अचानक से तुम अमीर कैसे हो गए? अब जब यह बात चंदू की पत्नी ने सुनी तो वह एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं चंदू जमींदार जी को कुछ सच ना बता दे। इससे पहले ही मुझे कुछ सोचना चाहिए। अब चंदू की पत्नी बिना घबराए जमींदार से बोली, जमींदार जी, मेरे पति ने इतनी मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था उसी से हमने यह मकान खरीदा है। तो जमींदार जी बोले, गोलगप्पे में इतनी कमाई? ये तो मैं नहीं मान सकता कि तुम इतना बड़ा मकान ले लो। तो चंदू की पत्नी बोली, जो जवाहरात मेरे थे, मेरी शादी के थे, वो भी मैंने बेच दिए और थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़कर जो भी कमाई होती है उसी से हमने यह मकान खरीदा है। अब चंदू मन ही मन सोच रहा था कि मेरी पत्नी कब तक झूठ बोलती रहेगी। इसके लिए तो मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं मैं सब कुछ सच ही बता दूं। अब चंदू ने अपनी पत्नी को रोकते हुए बोला, जमींदार जी, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यह मकान मैंने अपनी मेहनत से नहीं खरीदा। एक दिन रास्ते में आते हुए मुझे एक सूटकेस मिला था जिसके अंदर काफ़ी हीरे जवाहरात थे। वही बेचकर मेरी पत्नी ने यह मकान खरीदा है। जब यह सारी बात जमींदार जी ने सुनी तो वह एकदम भौचक्के हो गए और बोले, हीरे जवाहरात का तुमने यह सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया? अब चंदू ने दोनों हाथ जोड़कर जमींदार से माफ़ी मांगी। हम दोनों को आप माफ़ कर दें, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी जमींदार जी। जमींदार ने जब चंदू का भोलापन देखा तो उसे बात समझ में आ गई कि चंदू बहुत भोला व्यक्ति है और बहुत ही ईमानदार है।
उन्होंने कहा, देखो चंदू, यह तुम्हारी पहली गलती है और तुम्हारे काम, नाम और ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में है। इसीलिए मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा से यह गलती दोहराना मत। अब चंदू और उसकी पत्नी दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और जमींदार से कहा कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। देखा बच्चों, इसे कहते हैं ईमानदारी। जिस प्रकार आज चंदू ने जमींदार जी को सब कुछ सच सच बताया और अपनी ईमानदारी दिखाई, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और उसी में ही उसकी जीत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है लालची आइसक्रीम वाला। गांव के नज़दीक एक छोटा सा शहर था, जिस शहर में एक रमेश नाम का आइसक्रीम वाला रहता था। अपने पिता की तरह बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाया करता था, जैसे कि उसके पिता ने उसको सिखाया था। काफ़ी पसंद करते थे बच्चे उसकी आइसक्रीम। रोज रमेश के आने का इंतज़ार करते और उसके आते ही उसकी रेड़ी के पास खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और आइसक्रीम खाने आते। रोज की तरह रमेश आज भी रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर निकल पड़ा गांव की ओर और फिर बच्चों को पुकार पुकार कर आइसक्रीम बेचने लगा। ले लो बच्चों, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, बहुत स्वाद, अच्छी लगेगी तुम्हें। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, ले लो आइसक्रीम। बच्चे सुनकर रमेश की आवाज़ को घर से तुरंत भाग उठते और सारी आइसक्रीम देखते ही देखते खत्म हो जाती। अब रमेश रोज यही काम करता था, आइसक्रीम लाता, बेचता और अपने घर की ओर निकल जाता। उसी गांव में एक रोहित नाम का बच्चा रहता था। उसकी मम्मी उसे आइसक्रीम नहीं लेने देती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब सी थी। उसका भी मन करता कि मैं इस आइसक्रीम को लेकर खाऊं। बहुत मन होता इस रंग बिरंगी आइसक्रीम को, कैसे खाते हैं बच्चे, मैं भी इसका स्वाद चखूं। फिर एक दिन उस बच्चे का बहुत मन हुआ कि वह आइसक्रीम खाए। जैसे ही आइसक्रीम वाला गांव के अंदर आया और वही गीत गाकर बच्चों को बुलाने लगा, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, जल्दी से आ जाओ, सारी आइसक्रीम खा जाओ, आ जाओ बच्चों। जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, वह बच्चा झट से बाहर आ गया और घर के बाहर खड़ा होके देखने लगा कैसे सभी बच्चे आइसक्रीम की रेड़ी पर उस आइसक्रीम वाले से सभी आइसक्रीम ले रहे हैं। तभी उस बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी आइसक्रीम खाऊं, आज मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने को। थोड़ी देर में वही बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आया और बोला, भैया ये आइसक्रीम मुझे भी दे दो, इसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मेरी माँ की एक चेन रख लो, इसके बदले में मुझे एक आइसक्रीम दे दो। रमेश बोला, अरे बेटा ये क्या, आप तो अपनी मम्मी की चेन उठा कर ले आए, आपको नहीं मालूम ये सोने की चेन है, ये बहुत महंगी होती है, इसके बदले में आइसक्रीम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अभी और अपनी मम्मी से पूछ के आओ, मैं तभी आइसक्रीम दूंगा। बच्चा जिद करने लगा। रोहित बोला, भैया प्लीज़ मुझे आइसक्रीम दे दो ना, मेरा बहुत मन है खाने का, आप रख लो इसको, इस चेन को आप रख लो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप इस चेन को भी रख लो। रमेश ने काफ़ी समझाया मगर रोहित को कुछ समझ नहीं आया, वह नहीं समझ रहा था इस बात को। फिर रमेश ने उसे एक आइसक्रीम पकड़ाई और बोला, ये चेन जाकर अपनी मम्मी को वापस कर देना और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब मुझे इस आइसक्रीम के पैसे दे देना। ये कहकर रमेश फिर वैसे ही बच्चों को गीत गाता पुकारता हुआ निकल गया। अब रोहित स्वाद से आइसक्रीम खाने लगा।
जैसे ही आइसक्रीम खा रहा था तभी दूसरे आइसक्रीम वाले की आवाज आने लगी कि लगता है गली में कोई फिर से आइसक्रीम वाला आ रहा है। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो बच्चों, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, आइसक्रीम खाओ। रोहित ने जैसे ही ये आवाज सुनी उसके मन में एक तरकीब आई, अगर उसी आइसक्रीम वाले की तरह मैं इस आइसक्रीम वाले को भी चेन दूंगा तो शायद वो मुझे फिर से एक आइसक्रीम दे और मेरी चेन फिर मुझे वापस लौटा दे, तो ऐसे तो मैं चेन भी मेरी वापस आ जाएगी और मुझे आइसक्रीम भी मिल जाएगी। ये सोचकर रोहित उसकी ओर बढ़ा और आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोला, भैया मुझे भी आइसक्रीम दे दो, इसके बदले में ये चेन रख लो। आइसक्रीम वाला पहले तो ध्यान से देखने लगा, ये क्या, अच्छा आइसक्रीम के बदले चेन, ठीक है बेटा, एक नहीं 2 आइसक्रीम लो, लो मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लो, खाओ खाओ। रोहित खुश हो गया। जैसे ही 2 आइसक्रीम देखी भूल गया वो चेन को कि मेरी माँ की चेन मैं आइसक्रीम वाले को दे रहा हूँ। उस आइसक्रीम वाले ने चेन को झपट कर पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया और तुरंत उस गली से निकल गया। उसे लगा कहीं ये बच्चा वापस ना आ जाए मुझसे चेन मांगने के लिए, और निकल गया उस गली से। अब रोहित उस दोनों आइसक्रीम को आराम से स्वाद लेता हुआ खाता हुआ मजे से अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा देखा अम्मा बहुत उदास है, क्या हुआ, इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। माँ ने रोहित से बोला, बेटा रोहित आ गए तुम, अच्छा ये बताओ तुमने मेरी चेन देखी है? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही, बेटा तुमने कहीं देखी है? अब रोहित सोचने लगा, अगर मैंने माँ को उस चेन के बारे में बताया कि वो चेन तो मैं आइसक्रीम वाले को दे चुका हूँ तो माँ मुझे शायद मारेगी, ये ठीक नहीं रहेगा, मैं माँ को बताता ही नहीं हूँ। तभी रोहित बोला, माँ कौन सी चेन? नहीं मैंने तो कोई चेन नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम माँ चेन का। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, ठीक है तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैं खुद ढूंढ लूँगी। रोहित अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे लगा मैंने कुछ गलत किया है। जब बाहर आकर फिर माँ को देखा तो माँ बहुत बेचैन थी और एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। रोहित को लगा आज मैंने कुछ गलत किया है। वह माँ के पास आया और बोला, माँ आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगी? आज मैंने आपसे बहुत झूठ बोला। माँ बोली, कैसा झूठ बेटा? मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं कभी नहीं मारूंगी। तुम मुझे बताओ क्या बात है, किस वजह से तुम परेशान हो? रोहित बोला, माँ आज मैंने आपसे एक झूठ बोला, आपकी जो चेन खो गई है ना माँ, वो मैंने ही ली थी। मैंने उसके बदले में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले ली। माँ बोली, रोहित ये क्या किया तुमने, चेन के बदले आइसक्रीम? हाँ माँ, आप मुझे आइसक्रीम के पैसे नहीं दे रही थी ना, तो मुझे चेन के बदले में आइसक्रीम लेनी पड़ी। मैंने चेन उस आइसक्रीम वाले को दे दी और उसके बदले में उसने मुझे 2 आइसक्रीम दी। माँ परेशान हो गई, बेटा गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करते। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ना ही मुझसे कुछ पूछा, आप मुझे बोलते, मैं तुम्हें आइसक्रीम के पैसे दे देती। माँ गलती हो गई, अब कैसे करोगे माँ? माँ अब कैसे करोगी? माँ ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचानते हो? रोहित बोला, हाँ माँ मैं उसे पहचानता हूँ, वो शाम को हमारी गली में आता है माँ। ठीक है, जब वो शाम को आए तो तुम मुझे बताना। ठीक है माँ। अब रोज की तरह रोहित उस दिन खेल रहा था, तभी अचानक फिर से गली में एक आइसक्रीम वाला आया। ले लो बच्चों मीठी मीठी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ ने जैसे ही आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ तुरंत गई और बोली, भैया
सुनो जरा, कल मेरे बेटे ने तुमसे ही आइसक्रीम ली थी ना? उसने तुम्हें एक चेन दी थी। अब वो आइसक्रीम वाला तो रमेश था, लेकिन रमेश तो बहुत ईमानदार था, उसने तो उसकी चेन नहीं ली थी। रमेश बोला, नहीं नहीं मेम साहब, मैंने आपके बेटे की चेन नहीं ली, बल्कि मैंने उसे समझाया था कि माँ की चेन को ऐसे बाहर नहीं लेके आते, और इसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं दूंगा। लेकिन मेम साहब, जब वो बच्चा जिद करने लगा तब मैंने उसको आइसक्रीम फ्री में दी थी और बोला था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे लौटा देना, लेकिन ये चेन जाकर अपनी माँ को ही देना। अब माँ चुपचाप हो गई कि ये क्या कह रहा है। तभी माँ ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित, क्या यही आइसक्रीम वाला था वह? तो रोहित बोला, नहीं माँ, वो आइसक्रीम वाला तो दूसरा था। तभी गली से दूसरा वाला आइसक्रीम वाला निकला। वो आइसक्रीम वाला सोच रहा था, कल इस गली में गया था तो एक चेन मिली थी, हो सकता है वही बच्चा दोबारा कोई चेन लेके आ जाए या कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आ जाए। वहीं जाता हूँ, देखो आज क्या मिलता है। फिर आ गया उस गली में और बोला, ले लो बच्चों ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगी आइसक्रीम, खा लो बेटा। माँ ने जैसे ही उस आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, ओ आइसक्रीम वाले भैया, इधर आओ जरा। अब रमेश भी वहीं खड़ा था और माँ भी और रोहित भी। माँ ने रोहित से पूछा, क्या बेटा यही आइसक्रीम वाला था वो? तो रोहित ने बोला, हाँ माँ, यही था। अब माँ ने गुस्से से उस आइसक्रीम वाले को बोला, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम एक बच्चे से एक चेन लेकर उसके बदले में आइसक्रीम दे रहे हो? ये सिखाते हो सब बच्चों को? अब आइसक्रीम वाला डर गया। माँ ने गुस्से से बोला, मैं गली में सब लोगों को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि ये लालची आइसक्रीम वाला है, मेरे बच्चे से चेन के बदले में आइसक्रीम देकर गया। वह आइसक्रीम वाला डर गया, बोला, नहीं नहीं मेम साहब, आप किसी को मत बुलाइए, ये लीजिए अपनी चेन, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप किसी को मत बोलिए कुछ भी, ये लीजिए अपनी चेन और मैं चला जाता हूँ। और फिर उस आइसक्रीम वाले ने वो चेन लौटा दी। देखा बच्चों, रोहित ने आज कितनी बड़ी गलती की थी, अपनी माँ की इतनी कीमती चेन को उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। लेकिन रमेश जैसे आइसक्रीम वाले ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपनी लालच को दिखाया। देखो बच्चों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है नीला सियार। एक बहुत पुराने समय की बात है। चंदन वन में बहुत तेज हवा चल रही थी और उस जंगल में हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। और तभी अचानक तेज आंधी तूफान से एक पेड़ की टहनी टूटकर उस सियार के ऊपर गिर गई। अब सियार के सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई। अब उस चोट की वजह से एक तो सियार डर गया और सिर पे चोट का असर भी उसके काफी दिनों तक चला। अब इसकी वजह से वह अपनी गुफा में ही रहता था और बाहर शिकार करने नहीं जा सकता था। लेकिन ये क्या, शिकार ना करने की वजह से तो सियार बहुत कमजोर हो गया था। दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था और उसे तेज भूख भी लग रही थी। उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। सियार उस शिकार का पीछा करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे निकल गया। लेकिन भागते भागते वह बहुत जल्दी थक गया, क्योंकि काफी समय से उसने कोई शिकार नहीं किया था और वह बहुत कमजोर भी पड़ गया था और बेचारा हिरन को मार भी नहीं पाया। अब सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी मरा हुआ जानवर तक भी नसीब नहीं हुआ, जिससे वह अपना पेट भर ना सका और जंगल में निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। अब सियार ने गांव की तरफ जाने का सोचा
उसे लगा यहाँ कहीं बकरी या मुर्गी या कोई मरा हुआ जानवर ही उसे मिल जाएगा तो उसे खाकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। तब सियार गांव की तरफ हो लिया और शिकार को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी और वह उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे। सियार को तो कुछ समय समझ में ही नहीं आया कि वो भागकर जाए तो जाए कहाँ। अब वह एक धोबियों की बस्ती में घुस गया। जब वह धोबियों के बस्ती में घुसा तो वहाँ कुछ रंगकार कपड़े रंग रहे थे और उनके बर्तनों में कई तरह के रंग करने वाला रंग पड़ा हुआ था। अब सियार भागते भागते उनके बर्तन में घुस गया, जिस बर्तन में नीले रंग का रंग घुला पड़ा था। अब सियार को ढूंढते ढूंढते कुत्ते भी वहां आ गए, लेकिन जब उन्होंने सियार को वहां ढूंढा तो सियार उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सियार तो उस नीले रंग के टब में घुस गया था। और फिर वहां से वह कुत्ते चले गए। जब वह सभी कुत्ते वहां से निकल गए तो सियार छुपते छुपाते ड्रम में से बाहर निकला। जब वह बाहर निकला तो पूरी तरह से नीले रंग से रंग चुका था और उसने अपने आप को देखा तो वह पूरा नीला पड़ गया था। अब सियार तो बहुत चालाक था। उसने जब अपने रंग को नीला रंग देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह उस तरकीब के साथ जंगल में वापस आ गया। अब जंगल में पहुंचकर उसने यह ऐलान किया कि मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ और मैं तुम सबको यह संदेश सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब सारे जानवर जब सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए तो उन्होंने सियार की बात को सुना और सियार ने सभी जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और यह कहकर भेजा है कि तुम जंगल में जाओ और राज करो। भगवान ने मुझे यह भी कहा कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सभी जानवर उस नीले सियार की बात को मान गए। अब सभी एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, आपका क्या आदेश है? हम सभी जानवर आपकी बात को मानेंगे। आज से आप हमारे राजा हुए। सियार ने कहा, तुम सभी इस जंगल से सारे सियारों को बाहर कर दो। मेरा सबसे पहला आदेश यही है। अब सभी जानवरों ने मिलकर सारे सियार को जंगल से खदेड़ दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था। क्योंकि उस नीले रंग के सियार को यह लगता था कि इन सियारों की वजह से इस जंगल में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और उस सियार का भेद खुल सकता है। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते, बंदर उसके पैर दबाते। अब सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह एक आदेश देता और उसके सामने वह जानवर पेश किया जाता और सभी जानवर उस नीले सियार की सेवा में लग गए। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह धीरे से बाहर आया और उसे बाकी सभी सियारों की आवाज सुनाई दी। जब उसे दूर से कहीं सियार बोलते हुए सुनाई दिए तो सियार की हू हू सुनाई देते ही वह नीले रंग का सियार भी उनकी आवाज में आवाज देकर बोलने लगा और वह अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सियारों की आदत होती है कि वे एक साथ हू हू करके चिल्लाते हैं। और वह नीला सियार भी अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उन सियारों के साथ आवाज से आवाज मिलाकर हू हू करने लगा। अब जैसे ही ये शोरगुल सभी जानवरों ने सुना तो उन्हें तो मालूम पड़ गया कि अरे, यह तो हमें बेवकूफ बना रहा था, यह भी तो एक सियार ही है। अब उन सभी जानवरों ने मिलकर उस सियार की इतनी धुनाई की
कि उसे बेचारे को जंगल से मार मार के निकाल दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी पोल ज़रूर खुल जाती है। क्योंकि हम कभी भी किसी को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जैसा कि इस सियार के साथ हुआ, क्योंकि वह सभी जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर राजा बन बैठा था और उसकी चालाकी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। प्लीज़ आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़ा और चिड़िया। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा घना पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़े का घोंसला था, जो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उनमें से चिड़िया का स्वभाव बहुत ही भोला था और चिड़ा बहुत चालाक था। चिड़िया कभी भी चिड़े की चालाकी को नहीं समझती थी। वह उसको बहुत प्यार करती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। चिड़ा एक नंबर का आलसी था। वह हर वक्त घोंसले में सोया रहता और चिड़िया मेहनत करके दाना लेकर आती और चिड़े को भी खिलाती। अब एक दिन दोनों भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और सुबह से काफी देर भी हो गई थी। उन्हें काफी देर से भोजन मिला ही नहीं था। अब वे भटकते भटकते एक घर की छत पर आ गए और उन्होंने देखा वहां पर छत पर किसी ने खिचड़ी, चावल के दाने और दाल रखी हुई थी। अब चिड़े ने चिड़िया को कहा, टारजी, क्यों ना आज हम अपने घर पर खिचड़ी बनाएं? अब टारजी चिड़िया ने कहा, हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन हम खिचड़ी बनाएंगे कैसे? तो चिड़े ने कहा, तुम अपनी चोंच में चावल भर लो और मैं अपनी चोंच में दाल भर लेता हूँ और फिर यह दोनों ले जाकर हम घर में खिचड़ी बनाएंगे। तो टारजी चिड़िया ने हाँ की और दोनों ने वही किया। दोनों ने चावल और दाल को चोंच में भर लिया और फिर अपने घर की ओर चले गए। और घर आकर बड़े ही प्यार से टारजी ने खिचड़ी बनाई। चिड़े को मालूम था चिड़िया खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। अब धीरे धीरे खिचड़ी तैयार हो गई। अब चिड़े का मन ललचाया। उसने सोचा, खिचड़ी तो ज्यादा भी नहीं है और अगर हम दोनों ने खाई तो यह खिचड़ी से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्यों ना मुझे कुछ चालाकी खेलनी चाहिए। उसने टारजी चिड़िया से कहा, देखो टारजी, अभी खिचड़ी बहुत ही गर्म है। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक एक करके पहले नहा कर आते हैं और फिर स्वाद से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। टारजी चिड़िया ने कहा, हाँ ठीक है। तो चिड़े ने कहा, पहले मैं नहा कर आता हूँ, अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, पहले मैं नहा आता हूँ, फिर तुम नहाने चली जाना। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम नहा कर आ जाओ, मैं तब तक खिचड़ी की देखभाल करती हूँ। और चिड़ा झटपट जाकर नदी में नहाकर आ गया और फिर चिड़िया से बोला, जाओ टारजी, अब तुम नहा कर आ जाओ, तब तक मैं खिचड़ी की देखभाल करता हूँ, तब तक ये ठंडी भी हो जाएगी, फिर दोनों बैठकर आराम से खा लेंगे। अब चिड़िया नहाने के लिए गई और चिड़े ने मौके का फायदा उठाकर सारी की सारी खिचड़ी चट कर दी और जाकर घोंसले में आराम से सो गया। अब जैसे ही टारजी नहा कर आई, उसने देखा, अरे चिड़ा तो घोंसले में आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है। यह क्या? चिड़िया समझ गई, लगता है चिड़ा सारी खिचड़ी खा गया। और उसने चिड़े को घोंसले से उठाया और बोली, अरे तुम सारी खिचड़ी खा गए, तुम तो बड़े चालाक निकले, मैंने कितनी मेहनत से खिचड़ी बनाई थी। चिड़ा बहुत ही चालाक था।
चिड़िया से बोला, नहीं टारजी, मैं तो घोंसले में सो रहा था, थोड़ा सुस्ता रहा था, मुझे नहीं मालूम ये खिचड़ी कौन खा गया, बिल्कुल भी नहीं मालूम मुझे, तुम मेरी बात को मानो। अब चिड़िया को तो मालूम था कि यह चिड़ा चालाक है, लेकिन वह फिर भी बोली, हो सकता है फिर यह कोई खिचड़ी खा गया हो, हमें उल्लू मामा के पास चलना चाहिए, वही इस बात का सुझाव देंगे। चिड़े ने कहा, हाँ, हमें उल्लू मामा के पास चलना चाहिए, वही बताएंगे कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई। अब दोनों मिलकर उल्लू के पास गए। चिड़िया ने जाकर सारी बात उल्लू को बताई। अब उल्लू भी कुछ कम चालाक नहीं था। उसने कहा, ठीक है, कोई खा गया होगा खिचड़ी, तुम आराम से बैठो, लड़ो मत, मैं कोई ना कोई सुझाव जरूर दूंगा। फिर उल्लू ने कहा, देखो, तुम सुबह से भोजन की तलाश में भटक रहे थे, इसीलिए भूख भी बहुत जोरों से लगी होगी। मेरे पास कुछ भोजन बचा हुआ पड़ा है, पहले तुम आराम से खा लो, फिर हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे। चिड़िया बोली, हाँ उल्लू मामा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे ही दो। अब उल्लू मामा ने अपने घोंसले में से कुछ भोजन निकालकर उन्हें दोनों को दिया और कहा, तुम झटपट खा लो, फिर हम समस्या का समाधान करेंगे। अब यह क्या, चिड़े का पेट तो पहले से ही भरा हुआ था। उल्लू ने कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे? चिड़िया तो फटाफट खा रही है और तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? चिड़िया थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, नहीं उल्लू मामा, मेरे पेट में सुबह से दर्द है, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी। यह बात सुनते ही चिड़ा और उल्लू मामा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, देखो डारजी चिड़िया, निकल गया ना समस्या का समाधान, सारी की सारी खिचड़ी तो यही चट कर गया। और वह दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और चिड़े को तो मालूम ही था कि उसी ने ही सारी खिचड़ी खाई थी। देखा बच्चों, यूं तो इस दुनिया में आलसी और कामचोरों की कमी नहीं है और इसी वजह से हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। चिड़ा भी अगर चिड़िया की तरह मेहनत करता तो रास्ता और आसान हो जाता है और हमारी जिंदगी का सफर भी संतुलित रहता है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है गाय की कहानी। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का किसान रहता था। बड़ा ही मेहनती था सोनू। दिन रात मेहनत करके सोनू ने अपने खेतों में फसल उगाई थी और दिन रात उस फसल की बहुत मेहनत से रखवाली भी करता था। सोनू अपने खेत के लिए बहुत ही मेहनती था और खेत के साथ साथ उसने घर में 3-4 जानवर भी रखे हुए थे, उनकी भी बहुत दिल से सेवा करता था। लेकिन सोनू की प्रिय तो गाय थी, जो खूब सारा दूध देती थी और सोनू वही दूध बेचकर खूब सारा पैसा भी कमाता था और लोगों की बहुत सारी दुआएं भी मिलती थी उसे। इसीलिए सोनू अपनी गाय का कुछ खास ही ध्यान रखता था। उसे लगता था यही गाय है जिससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ। इसीलिए वह उसकी सेहत का भी बहुत ध्यान रखता था, कहीं मेरी गाय जरा सा भी बीमार ना हो जाए। और साथ साथ वह उसके चारे का और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार जब सोनू खेतों में अपना काम कर रहा था, तभी उसका छोटा सा बेटा भागता हुआ आया। पिताजी, पिताजी! तो सोनू ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया, पिताजी, गाय थोड़ी सी बीमार लग रही है, सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रही और बहुत ही सुस्त नजर आ रही है। अब सोनू को गाय की काफी चिंता हुई।
वह खेतों का काम छोड़कर अपने घर की तरफ भागा। अब जैसे ही वह घर आया, उसने सच में ही देखा कि गाय तो सुस्त सी पड़ी हुई है, कुछ खा पी भी नहीं रही। अब जैसे ही शाम हुई, सोनू ने गाय का दूध दोया। जैसे ही दूध दोया तो ये क्या, गाय ने तो दूध भी नहीं दिया। अब वह कुछ दिन ऐसे ही सुस्त ही पड़ी रही। सोनू ने उसकी दवाई दारू भी किया, लेकिन वह तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सोनू को लगा कि लगता है मेरी गाय अब बूढ़ी हो चली है, अब तो यह दूध भी नहीं देगी। इसीलिए मैं इस गाय का अब क्या करूँगा, और इसे रोज खाना पीना देने के लिए भी मुझे पैसे जुटाने पड़ेंगे। यही सोचकर सोनू ने यह निर्णय लिया कि मैं इस गाय को कहीं बाहर दूर छोड़ आता हूँ, जिससे मेरा इससे पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन सोनू ने यह नहीं सोचा कि यह गाय मेरे पास कई सालों से है और मुझे इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा ना सोचकर वह जंगल में उस गाय को ले गया और उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। अब जैसे ही जंगल में गाय घूम रही थी, उसे तो जंगली जानवरों से डर लग रहा था, क्योंकि गाय कभी भी जंगल की ओर नहीं गई थी। अब वह जंगली जानवरों की आवाज से डरने लगी और धीरे धीरे चलते चलते वह रास्ते की ओर आने लगी। उसे लगा कहीं घर की ओर रास्ता दिख जाए तो वह उस ओर मुड़ जाए। चलते चलते वह गाय एक गांव की ओर चली गई और वह गांव सोनू के गांव के साथ ही पड़ता था। वह गाय धीरे धीरे चलते चलते किसी झोपड़ी के आगे रुकी और वहीं अचानक गिरते ही बेहोश हो गई। और रात भी हो रही थी। अब गाय वहीं पड़ी रही। अब जैसे ही सुबह हुई, उस झोपड़ी में एक घनश्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ वहां रह रहा था। जैसे ही घनश्याम ने सुबह अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसने उस गाय को वहां पर पड़े हुए देखा। अब घनश्याम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, देखो यह गाय बीमार हो गई है, लगता है इसे दवा दारू की जरूरत है। और उसकी पत्नी भागते हुए घर से बाहर आई और उन्होंने देखा कि सच में ही यह गाय बहुत अधिक बीमार है। अब घनश्याम भागकर वैद्य जी के पास गया और उस गाय के लिए दवाई लेकर आया। धीरे धीरे वह गाय की सेवा करने लगा और गाय को वैद्य जी की दवाई दे देकर उसने उस गाय को ठीक कर दिया। धीरे धीरे वह गाय अपने पैरों पर चलकर खड़ी होने लगी। अब एक दिन घनश्याम को लगा कि मुझे इस गाय से दूध निकालना चाहिए, हो सकता है यह गाय दूध देने लगे। अब घनश्याम ने जैसे ही उस गाय का दूध दोहा तो यह क्या, गाय ने तो बाल्टी भर के दूध दिया और वह और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। घनश्याम की पत्नी ने कहा, सुनो, तुम यह दूध गांव में बेच कर आओ, हो सकता है इससे हमें कुछ पैसे मिल जाए। अब घनश्याम रोज उस गाय का दूध निकालने लगा और गांव में बेच बेच कर खूब सारे पैसे कमाने लगा। अब यह बात धीरे धीरे पास के गांव में और सोनू के पास पहुंच गई कि घनश्याम तो बहुत सारा दूध बेचने लगा है और दूर दूर तक लोग उसको पहचानने लगे हैं। अब सोनू घनश्याम के गांव में आया और उसने अपनी गाय को देखते ही पहचान लिया। अरे यह क्या, यह तो मेरी गाय है और घनश्याम मेरी गाय का दूध बेच बेच कर पैसे कमा रहा है। मुझे पंचायत में बात करनी होगी, सरपंच जी को बताना पड़ेगा कि यह घनश्याम मेरी गाय का दूध बेच रहा है, इसने मेरी गाय चुरा ली है। अब धीरे धीरे यह दोनों गांव के पंचायत में बात चली गई। अब सरपंच बिठाए गए। सरपंचों ने कहा, देखो गाय किसकी है यह सही निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन हमें कुछ सोच समझकर ही फैसला लेना होगा। सरपंच ने सोनू और घनश्याम को कहा, देखो तुम दोनों इस ओर खड़े हो जाओ। और गाय भी उनके पास ही खड़ी थी और चुपचाप सभी वहीं खड़े हुए थे
अब क्या हुआ, थोड़ी देर में ही गाय अपनी जगह से हिलकर जाकर घनश्याम के पास खड़ी हो गई। अब सारे पंचायत में सरपंच जी भी यह चीज देख रहे थे। सरपंच जी बोले, देखो, हमें किसी को भी निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गाय ने खुद ही निर्णय ले लिया, क्योंकि वह घनश्याम को ही चाहती है। सोनू ने उस गाय को दूध ना देने पर अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन घनश्याम ने उसकी पूरी सेवा की। इसीलिए इस गाय का हकदार तो यही घनश्याम है। अब सोनू अपना सा मुंह लेकर अपने घर की ओर चला गया। देखा बच्चों, यह थी एक गाय की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिला, जिस प्रकार माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे सुख दुख का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका उतना ही ध्यान रखें जितना उन्होंने हमारा रखा था, ना कि हम उन्हें घर से निकाल दें। इसी प्रकार एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। जिस प्रकार उसने सोनू को खूब सारा दूध दिया और जिससे सोनू ने खूब सारा पैसा भी कमाया, लेकिन सोनू ने दूध ना देने पर उस गाय को घर से निकाल दिया। और यहीं घनश्याम ने गाय की पूरी सेवा की, उसे गांव के वैद्य जी से दवा लाकर भी खिलाई और वह गाय कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गई। तभी तो उस गाय का प्यार भी सिर्फ उस घनश्याम को ही मिला और उस गाय ने अपना मालिक सरपंचों के सामने खुद ही चुन लिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चतुर बकरी। गांव के नजदीक एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। अब गांव की सारी बकरियां उस घने जंगल में घास चरने जाया करती थी, लेकिन गांव वाले डरते थे कहीं यहाँ के जंगली जानवर उनकी बकरियों को खा ना जाएं। लेकिन फिर भी बकरियां घास चरते चरते जंगल की ओर चली जाती। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ। सभी बकरियों का झुंड घास चरते चरते कब जंगल की ओर निकल गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। वह आगे की ओर बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही शाम हुई वह बकरियां गांव की ओर सभी वापस होने लगी। अब जब सारा झुंड बकरियों का गांव की तरफ बढ़ा, उनमें से एक बकरी रास्ता भटक गई। अब वह जंगल की ओर ही चली गई और जंगल में जाते जाते तो वह अपने घर का और रास्ता भूल गई और अंधेरा होने लगा था। अब बकरी वापस जाने के लिए गांव की ओर ना जा पाई और वह जंगल की ओर ही मुड़ गई। नदी के किनारे चलते चलते उस बकरी ने एक गुफा देखी। अब उसे कहीं तो रात गुजारनी ही थी। बेचारी भोली सी बकरी उस गुफा की ओर चली गई और सोचने लगी कि शायद इस गुफा में छुपकर बैठ जाऊंगी तो कोई भी जंगली जानवर मुझे नहीं खा पाएगा और सुबह होते ही मैं गांव की ओर चली जाऊंगी। अब वह बकरी चुपचाप जाकर गुफा में बैठ गई। अब जंगल के सभी जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने आया करते थे। अब शाम होते ही जैसे ही जंगल के जानवर उस नदी की तरफ आए तो उनमें से एक भेड़िया उस तरफ आया। अब भेड़िया पानी पीकर जैसे ही वापस जाने वाला था, उसने देखा, अरे इस गुफा में तो एक बकरी बैठी है। आज मुझे भोजन मिल गया। रात होने से पहले इस बकरी को खाकर सोऊंगा। अब वह पानी पीकर उस बकरी की ओर गुफा की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बकरी के पास आया और बकरी को डराने के लिए तेज तेज आवाज करने लगा, उसे लगा यह बकरी दुबक जाएगी और मैं इसे पकड़कर ले जाऊंगा।
जैसे ही बकरी ने भेड़िए को देखा, बकरी डरी नहीं और भेड़िए से बोली, अरे भेड़िए, तू मुझे डरा रहा है? तुझे नहीं मालूम यह गुफा किसकी है? भेड़िया एकदम चुप कर गया। बकरी फिर बोली, यह गुफा एक शेर की है और मैं उसका शिकार हूँ, और वह शेर नहाने के लिए गया है। जब वह वापस आएगा और मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो वह तुझे खा जाएगा। अब भेड़िया डर गया जब उसे यह मालूम पड़ा कि बकरी तो शेर का शिकार है। अब इसका शिकार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भेड़िया उस बकरी को वहीं छोड़कर आगे चला गया। अब वैसे ही नदी में पानी पीने के लिए और भी जंगली जानवर आ रहे थे। उनमें से एक बाघ बकरी की तरफ आया, और जब बाघ ने उस बकरी को वहां पर गुफा में बैठे हुए देखा, उस बाघ के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा, वाह, आज तो अपने आप शिकार खुद चलकर आ गया। वह बकरी की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वह बाघ बकरी की तरफ आया तो बकरी डर गई, लेकिन थोड़ा सा ना डरते हुए बकरी बाघ से बोली, ए बाघ, तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं शेर का शिकार हूँ, और शेर नदी की तरफ गया है, और जैसे ही वापस आएगा मुझे यहाँ ना पाकर वह तुझे खा जाएगा। अब बाघ भी शेर के नाम से डर गया और वहां से दुबक कर भाग गया। अब बकरी ने भेड़िए और बाघ को तो उल्लू बना लिया, लेकिन जिसकी यह गुफा थी उसे बकरी कैसे उल्लू बना सकती थी। अब जैसे जैसे रात हुई तो वह शेर अपनी गुफा में वापस आया। अब जब बकरी ने दूर से शेर को आते हुए देखा, बकरी बहुत अधिक डर गई, और उसे मालूम था कि मैंने भेड़िए और बाघ को तो वापस भेज दिया, लेकिन इस शेर को मैं उल्लू नहीं बना पाऊंगी। आज मेरी मौत निश्चित है। वह बकरी सहम गई और दुबक गई, और जैसे ही शेर उसके करीब आया, शेर ने तेज दहाड़ लगाई। बकरी सहम कर बोली, महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इन सभी जंगली जानवरों से बचकर मैं आपकी गुफा में आई हूँ। मुझे मालूम है कि आप मेरी सुरक्षा कर सकते हैं, और शरण में आए हुए जानवर को आप नहीं मार सकते। वह बकरी शेर के आगे गुहार करने लगी, मुझे मत खाओ महाराज, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब जब शेर ने बकरी की यह गुहार सुनी, शेर को बकरी पर तरस आ गया। उसने बकरी से कहा, तुम निर्भीक होकर मेरी गुफा में बैठ सकती हो, तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं खाएगा। तुम यहाँ पर आराम करो और सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। बकरी ने कहा, धन्यवाद महाराज, आज आपने मेरी रक्षा की। और शेर ने दूर से आते हुए एक हाथी को देखा, तो शेर ने कहा, हाथी, तुम इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराओ। ये हमारी शरणागत है, आज हम इसे नहीं खाएंगे और कोई भी जंगली जानवर इसको हाथ नहीं लगाएगा। अब हाथी ने भी शेर की बात मान ली और बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। बकरी तो राजा महाराजा की तरह हाथी की पीठ पर बैठ गई और पूरे जंगल की सैर करने लगी। और सभी जंगल के जानवर पक्षी उस बकरी को देख रहे थे, क्योंकि वह जंगल खतरनाक जानवरों से और पक्षियों से भरा हुआ था। अब किसकी हिम्मत थी उस बकरी को हाथ लगाने की, क्योंकि वह तो शेर की मेहमान थी। देखा बच्चों, कभी कभी हमारी छोटी सी चतुरता भी हमारी किस्मत बदल देती है, जिस प्रकार इस बकरी ने किया, और उसने अपनी चतुरता से उस शेर का मन जीत लिया, और आज वह महारानी की तरह हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करने लगी, और सभी जंगली जानवर उसको देख रहे थे और उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे।